बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मौजू पे बात करनी है जिस पे कि आम तौर पे हम बात नहीं करते, और इस मौजू पे बात इसलिए करनी है कि ये मौजू जो है ये अब सबसे अहम मौजू बन चुका है। और मौजू का नाम क्या है? मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज है, बज़ाहिर इसमें आम लोग दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन मैं इसको कुछ सिंप्लीफाई करूँगा। ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस वक्त पाकिस्तान में जो तबाही फैल रही है, ख्वाह वो बुनेर में बारिश हो, या वो स्वात में बारिश हो, या स्वाबी में बारिश हो, या वो कराची में बारिश हो, तो उस बारिश से जो तबाही फैल रही है, उस तबाही का बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो इंसानी लालच और करप्शन से है। ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जी वो बादल ज़्यादा बरस रहे हैं क्योंकि कुदरत जो है वो उसका एक प्रोसेस जो है उसमें तब्दीली पैदा हो गई है। और कुछ लोग कहते हैं ये तो एक ग्लोबल इशू है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्लोबल इशू। बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान और इस रीजन की हद तक रहें तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी अपनी करप्शन और अपनी गलतियों और अपने जराइम से भी है। आज मैं इस मौजू पे बात इसलिए करना चाहता हूँ कि पिछले चंद दिन के दौरान मैंने ये जो तूफ़ानी बारिशें थी इससे मुतासरा बहुत से इलाकों का दौरा किया। बुनेर में एक गांव था बशनोई, वहाँ पे सैकड़ों लोग जो हैं वो मारे गए। इसी तरह स्वात में कुछ इलाके जो हैं वहाँ पे सैलाब की वजह से बड़ी तबाही हुई। इसी तरह स्वाबी का जो इलाका गदून है उसमें कुछ गांव हैं, जिसमें एक गांव था दालवड़ी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए। और फिर कराची में बारिश हुई, तो कराची में तो बार बार जो है ये इस तरह जब भी एक दिन बारिश होती है तो शहर का शहर डूब जाता है। तो पिछले 10-15 साल में मैंने कराची पे भी बहुत प्रोग्राम किए, बड़ी रिसर्च की कि ये कराची शहर जो है ये इसके साथ ये क्या हो रहा है। तो ये जो रीसेंट विज़िट्स थे मेरे, उसमें मैंने जो देखा और जो लर्न किया है मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये मैं सिर्फ इस मानसून में मैंने विज़िट करके लर्न नहीं किया। आपको याद होगा 2010 का जो सैलाब था उसका आगाज़ भी शुमाली इलाकों से हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा से हुआ था। जब आपको याद होगा कि मैं वहाँ पे नौशहरा सिटी जो है कैंट एरिया, मैं उसकी गलियों में कश्ती पे फिर रहा था 2010 में। और उसके बाद फिर 2022 में एक और बड़ा सैलाब आया, उसमें भी स्वात से हमने अपना सफ़र शुरू किया और सैलाब के साथ साथ हम कराची तक गए। और अब एक दफ़ा फिर जो है वो सैलाब शुरू हो गया, और ये सैलाब जो है ये काफ़ी दिन से चल रहा है। ये जो मानसून की बारिशें हैं इसकी तबाही काफ़ी दिन से चल रही है। जून के महीने से ये बारिशें शुरू हुई, जुलाई गुजर गया, अब अगस्त भी ख़त्म होने वाला है। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि हर गुज़रते साल के साथ ये जो सैलाब आता है तो इसकी तबाही में इजाफ़ा होता जा रहा है। जो 2010 में जो तबाही थी उससे ज़्यादा तबाही उसके बाद 4-5 साल में जितने सैलाब आए उसमें हुई। और फिर 2022 का जो सैलाब है उसने 2010 के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब जो अमवात हो रही हैं, जानी और माली नुकसान हो रहा है, इसने 2022 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो 2010 का जो रिकॉर्ड है वो 12 साल बाद टूटा 2022 में। 2022 का रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ 3 साल के बाद 2025 में टूट गया। और अब ख़दशा ये है कि अब ये 3 साल के बाद रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। अगर आपने अपने आप को दुरुस्त ना किया तो फिर ये अगले साल टूटेगा और फिर अगले साल टूटेगा। अफसोस इस बात का है कि 2010 से हम शोर मचा रहे हैं, इस पर तहकीकात होती हैं, इस पर लेजिस्लेशन भी हुई है कि सैलाब की तबाहकारियों को कैसे रोका जाए, लेकिन हम इस पर तबाहकारियों पे काबू पाने में कामयाब नहीं हो सके। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने बुनेर में देखा है और जो मैंने स्वाबी में देखा है वो क्या है,
और मैं ये क्यों आपको वार्न कर रहा हूँ कि आइंदा जो सैलाब होगा उसमें मज़ीद तबाही आएगी। वजह यह है कि जो बुनेर के इलाके बशनोई में जो तबाही हुई और स्वाबी के इलाके दालवड़ी में जो तबाही हुई, वहाँ पर सिर्फ बारिश नहीं थी, बारिश के साथ पहाड़ से पत्थर भी आए और कटे हुए दरख्त भी आए, और उन्होंने न सिर्फ बस्तियाँ तबाह की बल्कि बड़ी बड़ी मार्केटें भी तबाह कर दी। जैसा कि बुनेर के इलाके पीर बाबा का जो बाज़ार है वो मुकम्मल तौर पे इस सैलाब में तबाह भी हुआ और नुकसान भी हुआ, यानी कि दुकानों के ढांचे तो बरकरार हैं लेकिन दुकानों के अंदर जो सामान था वो सब तबाह हो गया। अब इसकी जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो ये हैं कि एक तो हम पहाड़ों से दरख्त काटने से बाज नहीं आ रहे, सिर्फ पहाड़ों से नहीं, मैदानों से भी हम दरख्त नहीं काट रहे। जब किसी पहाड़ पर या किसी मैदान में दरख्त लगे होते हैं तो वो दरख्त जो हैं वो पानी का रास्ता रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं और ज़मीन जो है वो पानी को जज़्ब करती है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप पहाड़ों को काट रहे हैं, आप पहाड़ों को काट रहे हैं, स्टोन क्रशिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, उस पहाड़ का जो पत्थर है वो आप सीमेंट फैक्ट्री में भेज देते हैं, वो सीमेंट फैक्ट्री जो है वो उसका सीमेंट बनाती है और बजरी बनाती है और फिर उसको आप फ़रोख्त करते हैं। लेकिन जो बुनेर और आसपास के जो पहाड़ हैं ना, वहाँ पर सिर्फ पहाड़ों से बजरी नहीं बनाई जाती, वहाँ पे खूबसूरत पत्थर है जिससे मार्बल फैक्ट्रियाँ जो हैं वो टाइलें बनाती हैं, और ये टाइलें जो हैं ये पूरे पाकिस्तान में आपके घरों में लगती हैं और एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो आप पहाड़ से दरख्त भी काट रहे हैं, आप पहाड़ का पत्थर भी काट रहे हैं, और उसके बाद जो तीसरी बड़ी करप्शन है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इसके अलावा जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे जो दरियाओं और नदी नालों का रास्ता है, तो दरियाओं और नदी नालों के रास्तों में आपने कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं, होटल बनाए हुए हैं, हाउसिंग स्कीमें शुरू की हुई हैं। ये जो इस मानसून में जो इस्लामाबाद में तबाही आई है, आपने देखा होगा कि एक कर्नल साहब जो हैं वो अपनी बेटी के साथ घर से निकले गाड़ी में और वो पानी में फंस गए और वो अपनी बेटी समेत सैलाब के पानी की नज़र हो गए। वो जो इलाका है वो दरियाए सवां के रास्ते में बना हुआ है, और जब वहाँ पर वो हाउसिंग स्कीम बन रही थी तो जो मुकामी लोग हैं उन्होंने ये वार्न किया था कि ये आप दरिया का जो रास्ता है उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त कुछ लोगों का ख्याल था कि दरियाए सवां में तो पानी ख़त्म हो गया हुआ है, वैसे ही कभी कभी पानी आता है तो उसका पानी का रास्ता मोड़ दिया गया। लेकिन बाद में जब ज़्यादा पानी आया तो आपने देखा कितनी तबाही हुई और आपकी तमाम टेक्नोलॉजी है वो फेल होगी वहाँ पे। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब ये सैलाब के मौसम में पहाड़ों से पत्थर और कटे हुए दरख्त जो हैं वो पानी के साथ नीचे आते हैं और तबाही फैलाते हैं, और पानी जो है वो एक दिन या 2 दिन आपकी बस्तियों में, आपकी हाउसिंग स्कीमों में, आपके बड़े बड़े शहरों में खड़ा हो जाता है, और उसके बाद जब पानी हटता है तो पुल टूटे हुए नज़र आते हैं, सड़कें बैठी हुई नज़र आती हैं। इस मानसून में सिर्फ इस्लामाबाद जो फेडरल कैपिटल है यहाँ पर नहीं, बल्कि कराची और खैबर पख्तूनख्वा में भी हर जगह पर बहुत सी सड़कें और पुल जो हैं वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ऐसी सड़कें भी तबाह हो गई जो सिर्फ 6-7 महीने पहले बनाई गई थी, ऐसे पुल भी गिर गए जो सिर्फ 3-4 महीने पहले बनाए गए थे। तो यहाँ पे वजह क्या आपको समझ आ रही है? करप्शन। अब पाकिस्तान में करप्शन जो है ना वो आप किसी एक सियासी जमात के ज़िम्मे नहीं लगा सकते, आप किसी एक सूबे के ज़िम्मे नहीं लगा सकते। ये करप्शन तो हमें यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के नज़र आ रही है। यहाँ पर जो अंडरपास, फ्लाईओवर्स, सड़कें बनती हैं, वो सड़कें अभी उनको 3 महीने नहीं होते और वो बैठ जाती हैं, एक बारिश की मार हैं। मैं मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद में ईरान एवेन्यू जो कि मार्गला रोड को कनेक्ट करती है D12 के साथ, वो जनाब मार्गला रोड जो है वो 3-4 महीने के बाद ही बैठना शुरू हो गई। अभी भी आप वहाँ पे जाएं तो गाड़ी जो है वो ऐसे 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 उस पर चलती है, और इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी और नई वो सड़क है।
यही सूरत हाल कराची में भी है। वहाँ पे बारिश आई और बारिश के बाद बहुत सी सड़कें जो हैं वो आपको बैठी हुई नज़र आईं, और वो बैठी इसलिए थी कि उन सड़कों की कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो नाकिस था। क्योंकि जो ठेका होता है ना, अब ये शायद आप यकीन करें या ना करें, पेशावर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कोयटा हो, यहाँ पे ये जो तामीराती मंसूबे हैं ना, या सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो इसमें अगर 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 40% जो है ना वो मुख्तलिफ इदारे उसमें कमीशन खा जाते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसने अपना भी मार्जिन रखना होता है, तो 5 to 10% वो भी खा जाता है। तो 50 करोड़ तो निकल गया उसमें से, बाकी 50 करोड़ में कंस्ट्रक्शन होती है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है, और इसमें थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सारे जो हैं वो यही कर रहे हैं। और मैंने आपको 1-2 मिसालें दे दी हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि ईरान एवेन्यू इस्लामाबाद की किसने बनाई थी, लेकिन जाके देख लें, जिसने भी बनाई थी उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इसी तरह कराची में भी ये जो हालिया 1 दिन की बारिश से बहुत सी सड़कें बैठ गईं, उसमें ऐसी भी सड़कें थीं जो बड़ी नई नवेली सड़कें थीं, वो भी बैठ गईं, वो भी टूट गईं। तो ये करप्शन हो रही है, और ये जो बारिशों से और सैलाब से जो तबाही होती है, वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। दरख्त काटने वाले अमीर लोग हैं, अपने लालच की वजह से वो थोड़े दरख्त काटने की बजाय ज़्यादा दरख्त काटते हैं। अगर उनको 10 दरख्त काटने की इजाज़त मिली होती है तो वो 1000 दरख्त काटते हैं। इसी तरह पहाड़ों का जो पत्थर तोड़ने वाले लोग हैं वो भी बड़े बाअसर हैं। इस्लामाबाद की जो मारगला हिल्स हैं, इन इस्लामाबाद की मारगला हिल्स में जो स्टोन क्रशिंग होती है और बारूदी मवाद से धमाका करके जो पत्थर तोड़ा जाता है और सीमेंट फैक्ट्रियों को फ़रोख्त किया जाता है, तो इस पर हमने कुछ साल पहले जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक में आवाज़ उठाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और कुछ हेयरिंग हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मारगला हिल्स में स्टोन क्रशिंग पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी अभी तक बरकरार है, लेकिन स्टोन क्रशिंग यहाँ पे हो रही है। आप यहाँ इस्लामाबाद से निकलें और यही जो ईरान एवेन्यू है, तो इधर से आप D12 के रास्ते से GT रोड की तरफ जाएं तो आपको इस फेडरल कैपिटल में राइट लेफ़्ट पर आपको पहाड़ नज़र आएंगे, जिनको के तोड़ तोड़ कर उसकी सीमेंट और उसकी बजरी बनाई गई है। और वो पहाड़ जो हैं वो ग्रीन थे, पहले सब्ज़ पहाड़ थे, अब वहाँ छोटे छोटे ब्राउन टीले नज़र आ रहे हैं मिट्टी के, और उन टीलों में से भी पत्थर निकाल के फ़रोख्त किया जा रहा है। ये इस्लामाबाद का हाल है, बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। फिर आप ज़रा मोटरवे पे चले जाएं, टेक्सला और आगे बढ़ें, हज़ारा की तरफ जाएं, आपको अपने इर्द गिर्द ऐसा नज़र आएगा कि आप पहाड़ खाते जा रहे हैं। और यही जो पहाड़ खोरी है, ये बुनेर में भी हो रही थी, यही पहाड़ खोरी स्वात में भी हो रही है, यही पहाड़ खोरी स्वाबी में भी हो रही है। मैंने पहाड़ खोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी कौम जो है ये पहाड़ खोर कौम बन चुकी है, दरख्त खोर कौम बन चुकी है। ये मैं अपनी कौम पूरी पाकिस्तानी कौम पे तनकीद नहीं कर रहा। अमीर तबका, बालादस्त तबका, बरसरे इक़्तिदार तबका, रूलिंग एलीट, और ये जो टिम्बर माफिया है, लैंड माफिया है, मार्बल माफिया है, स्टोन क्रशिंग माफिया है, सीमेंट माफिया है, ये सारे के सारे बहुत अमीर लोग हैं, और इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका हुकूमत में बड़ा असर और रसूख होता है। और मैंने एक एस्टीमेट लगाया है, तो सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट और कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, सिर्फ 4 सूबाई असम्बलियाँ नहीं, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली, 100 लोग हैं ऐसे टोटल, कम अज़ कम 100 लोग हैं जो ये दरख्त काटने के बिज़नेस से उनका ताल्लुक़ है, उनका ताल्लुक़ स्टोन क्रशिंग से है, उनका ताल्लुक़ सीमेंट फैक्ट्रियों से है, उनका ताल्लुक़ मार्बल फैक्ट्रियों से है, और वो ये जो नेचर के साथ जो जुल्म करते हैं, तो उसका खमियाजा जो है वो हर मानसून के मौसम में पूरी पाकिस्तानी कौम भुगतती है। तो ये जो अब सिर्फ आप ग्लोबल वार्मिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, तो ये जो सारे माफियाज़ हैं इनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, इनका कोई ज़िक्र ही नहीं करता। हमारे जो हुक्मरान हैं वो कहते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्लोबल इशू,
तो इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी इमदाद चाहिए। तो पाकिस्तान की तो बड़ी इमदाद हुई है, लेकिन इसमें जो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि ये जो टिम्बर माफिया है, ये जो पहाड़ों से लोग दरख्त काटते हैं, सिर्फ पहाड़ों से दरख्त नहीं काटते बल्कि ये अच्छे भले जो सरसब्ज़ बागात हैं, अब जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं आप, आम के बड़े बड़े बागात थे, वो बागात काट दिए गए हैं। बागात काट के वहाँ पे हाउसिंग स्कीमें बना दी गई हैं। सिंध में बहुत बड़े बागात थे, आम के बागात थे, केले के बागात थे, खजूर के बागात थे, सिंध में काट कर वहाँ पे हाउसिंग स्कीमें बना दी गई हैं। तो ये जो इंसानी लालच है, ये इंसानी लालच जो है वो आपको कहाँ पे ले जा रहा है? तबाही की तरफ ले जा रहा है। और फिर जो आप दरियाओं के और नदी नालों के रास्ते में जो हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, उसके लिए आपको NOC मिल जाता है, क्योंकि आप जो मुतलका इदारे हैं उनको आप रिश्वत दे देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इस मानसून में पहले ये 2-3 महीने में 450-500 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आइंदा भी मज़ीद जानी नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, और अगले साल इससे भी ज़्यादा होगा। और ये जो एक इशू है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पे ख़त्म होती हैं, इसमें ये जो हमारी करप्शन है, हुकूमत की नाअहली है, और ये जो माफियाज़ हैं, इन माफियाज़ का जो किरदार है, इसको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है ये एड्रेस नहीं होगा। इस ग्लोबल वार्मिंग के इशू का ताल्लुक हमारी अपनी करप्शन से भी है, हमारी अपनी नाअहली से भी है, और इसके अलावा ये जो हमारी असम्बलियाँ हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, ये जो कानून साजी करती है उस पर अमल दरामद नहीं करती। 2010 के सैलाब के बाद ऐसी कानून साजी हुई थी कि दरियाओं और नदी नालों के रास्ते में, ख्वाह वो दरिया और नदी नाले जो हैं वो KPK के हैं या सिंध के हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन होती रही। और अब जिन लोगों ने होटल बनाए हुए हैं दरियाओं के रास्ते में या हाउसिंग स्कीमें बनाई हुई हैं, उनका ताल्लुक एक पार्टी से नहीं है, उनका ताल्लुक सब पार्टियों से है। अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो है हुक्मरान जमात, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा में गया तो वहाँ पे लोग PTI को गालियाँ दे रहे थे। आप पंजाब में आएँ तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को गालियाँ पड़ रही हैं। आप सिंध में जाएँ, वहाँ पीपल्स पार्टी को गालियाँ पड़ रही हैं। तो अवाम की नज़र में ये तमाम पार्टियाँ जो हैं ये बराबर हो चुकी हैं। इनका ज़्यादा ज़ोर जो है ना वो एक दूसरे को विक्टिमाइज़ करने पे है, इन इश्यूज़ पे नहीं है। अब एक इशू ऐसा है जिसके बारे में अब आप सुन रहे होंगे, जब कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो सिंध की सूबाई हुकूमत के कुछ वज़रा साहिबान कह रहे हैं और मेयर साहब भी कह रहे हैं कि जब इतनी ज़्यादा बारिश हो तो हम फिर क्या करें भाई। जब वो बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा होगी, तवक्को से बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर बारिश का पानी जो है उसको रोकने के लिए 2-3 दिन तो लगेंगे ना, तो आवाम जो है वो बेसब्रे ना हों। वो ठीक है, आपका मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन भाईजान आप ज़रा गौर करें कि इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। देखिए ना, इतनी ज़्यादा बारिश इसलिए हो रही है, बारिश का ताल्लुक जो है वो दर्जा हरारत से है। तो जब मजमूई तौर पे दर्जा हरारत बढ़ेगा और मानसून के सीज़न में नमी बढ़ती है तो फिर बारिश भी ज़्यादा होती है। और फिर नमी क्यों बढ़ती है? इसलिए कि इस खित्ते में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं, ये एक बड़ी अहम बात है। अब मैं जो बात करने लगा हूँ हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं ये बात पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने जान अल्लाह को देनी है इसलिए किसी दुनियावी ताकत जो है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये जो हमारा खित्ता है साउथ एशिया, 2 अरब से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, और साउथ एशिया के 2 बड़े मुल्क हैं पाकिस्तान और भारत। इन 2 बड़े मुल्कों को जो ग्लेशियर्स हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वो दरियाओं का पानी फराहम करते हैं। और जो सबसे बड़ा एक ग्लेशियर है जो बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहा है, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर इतनी तेज़ी से मेल्ट क्यों हो रहा है? ये 70 किलोमीटर लंबा है, एग्जैक्ट इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर, तो 76 किलोमीटर है। तो ये जो 76 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है, बर्फ़ का बहुत बड़ा तोदा है, इस पर 1984-85 में इंडियन आर्मी ने कब्ज़ा किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी ने भी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर दी, और जो नीचे छोटे तोदे थे वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने अपने
मोर्चे बना लिए। ऊपर जो मेन सियाचिन ग्लेशियर है उस पर इंडियन आर्मी के मोर्चे हैं और तोपें भी हैं, इंडिया की आर्मी के पास भी हैं और पाकिस्तान की आर्मी के पास भी हैं। और फिर उसके बाद जो 1999 में जो कारगिल का वाक़या हुआ था वो इसी सियाचिन ग्लेशियर पे इंडियन आर्मी के कब्ज़े की वजह से हुआ था। तो एक अंदाजे के मुताबिक ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इंडियन आर्मी ने क्योंकि 76 किलोमीटर बड़े ग्लेशियर पे कब्ज़ा किया हुआ है 1984 से और वो वहाँ से हटना भी नहीं चाहते, तो उनका ख़र्चा वहाँ